हेलो एवरीवन। तो आज है 14 मई और आज के इस वीडियो में हम लोग 14 मई से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सीरीज को। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने पहली राष्ट्रीय क्रिप्टो आधारित पर्यटन भुगतान प्रणाली को शुरू किया है। तो वो देश हो जाएगा आपका भूटान। भूटान जो है पहला ऐसा देश है जिसने राष्ट्रीय क्रिप्टो आधारित पर्यटन भुगतान प्रणाली को शुरू किया है। इससे पहले भूटान जो है ग्रीन क्रिप्टो करेंसी को भी लॉन्च कर चुका है। ग्रीन क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाला पहला देश अगर पूछा जाए तो वो भी आपका भूटान हो जाएगा। अब भूटान जो है ये क्रिप्टो आधारित पर्यटन भुगतान प्रणाली को क्यों लॉन्च किया है इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं हम लोग। एक मिनट, तो इसके बारे में जानते हैं। तो भूटान के द्वारा ये कहा गया है, जो इस प्रणाली को शुरू किया गया है क्रिप्टो आधारित पर्यटन प्रणाली को, इसका उद्देश्य होगा पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके और यहाँ की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको बढ़ावा दिया जा सके। पर्यटन यानी कि कोई भी पर्यटन यानी कि जो लोग घूमने यहाँ पर आएंगे वो चाहे वो टिकट हो, वीज़ा हो, चाहे वो होटल अगर बुक करना चाहते हैं तो वो, या फिर यहाँ के लोकल मार्केट में अगर ख़रीदारी करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करेंगे। क्रिप्टो करेंसी क्या है? ये एक प्रकार का डिजिटल करेंसी है जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं। ये जो है डिजिटल करेंसी है, फिजिकल फॉर्म में ये नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है प्रणाली शुरू किया गया है भूटान के द्वारा। इस प्रणाली को शुरू किया गया है डीके बैंक जो कि ये भूटान की है और फाइनेंस पे बैंक के बीच में जो है इसके सहयोग से इस प्रणाली को शुरू किया गया ताकि जो पर्यटन आएंगे, जो टूरिज्म आएंगे, उनको क्या किया जाए, कैश कैरी ना करना पड़े और यहाँ की जो करेंसी है उसमें रुपया को चेंज ना करना पड़े, इसलिए इस प्रणाली को शुरू किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में लोक संस्कृति मंच के द्वारा एक दिवस को यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है जो 5 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव है जिसका नाम होगा मालवा उत्सव। क्या होगा? मालवा उत्सव। ये किस राज्य के द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो वो राज्य हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जो है रिसेंटली 5 दिवसीय कार्यक्रम जिसका आयोजन जो है आपका 6 से 12 मई के बीच में हुआ है। इस महोत्सव का आयोजन यहाँ पर किया गया है। किसके द्वारा किया गया? लोक संस्कृति मंच के द्वारा। अभी रिसेंटली जो है मध्य प्रदेश को बैगर फ्री सिटी के रूप में भी, मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है इसको बैगर फ्री सिटी के रूप में भी यहाँ पे घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं, इस महोत्सव के बारे में। तो ये जो आपका मालवा महोत्सव है ये 5 दिवसीय महोत्सव है जिसका आयोजन 6 से 12 मई के बीच में किया गया। ये पिछले 25 वर्षों से इसका आयोजन जो है रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, इसका आयोजन क्यों किया जाता है? जो मध्य प्रदेश की ये जो संस्कृति है, लोक संस्कृति और वहाँ की परंपराओं का संरक्षण करने और उनके प्रचार प्रसार के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस महोत्सव में जो वहाँ के स्थानीय कलाकार हैं, शिल्पकार हैं, उनके साथ साथ में जो अदर राज्य या फिर अदर जो स्टेट हैं उनके द्वारा क्या किया जाएगा, वहाँ के कलाकार, वहाँ के शिल्पकारों के को जो है एक मंच और एक बाजार प्रदान किया जाएगा जहाँ पर वो लोग अपना अपना क्या करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जिससे राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिल सकेगा। अगर हम बात करते हैं एमपी के लोक नृत्य के बारे में, तो यहाँ पे कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? तो यहाँ पे जो लोक नृत्य होता है, एक तो होता है आपका काटी लोक नृत्य, दूसरा होता है गणगौर और एक होता है आपका मटकी। ये यहाँ की कुछ फेमस लोक नृत्य भी हैं। ठीक है, जिसको परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में शहीदों की याद में वीर रथ पार्क और म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है? तो वो जो आपका राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के नोएडा में, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के नोएडा में जो है अभी जो शहीद हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके याद में, उनके स्मृति में वीर रथ पार्क और म्यूजियम बनाने की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के सम्मान में उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक संग्रहालय और ओपन एयर थिएटर के साथ में वीर रथ पार्क विकसित किया जाएगा। इस संग्रहालय में स्टोन पार्क के स्मारक होंगे,
कुछ स्वतंत्रता सेनानियों जैसे कि भगत सिंह हो गए, सुखदेव, राजगुरु, ये 32 शहीदों की जो है विरासत को दर्शाया जाएगा। इनकी जो है कहानियों को दीवारों पर क्या किया जाएगा, चित्रित किया जाएगा। वीर रथ पार्क की लगभग ये जो पार्क होगा वो लगभग 22 किलोमीटर की एरिया में क्या होगा, फैला हुआ होगा। इसमें 42 करोड़ की लागत के साथ जो है इसको विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिपरहवा में मिली हुई जो अवशेष हैं, जो अस्थियां हैं, उनका संबंध जो है इनमें से किस महापुरुष के साथ में है? तो उसका संबंध जो है वो है कौन से, भगवान बुद्ध। पिपरहवा में जो अवशेष मिला है उनका संबंध जो है भगवान बुद्ध से है। ये जो है अभी चर्चा में क्यों है, तो इसके बारे में यहाँ पे जानते हैं। भगवान बुद्ध, एक टाइम की बात है 1898 में, यहाँ पर तभी ब्रिटिश का जो है यहाँ पे राज्य हुआ करता था। यहाँ पे एक फैमिली आप बोल सकते हो जिनका नाम है विलियम क्लैक्सटन पोपे। ये एक फैमिली थी जिनके द्वारा जो है उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का पिपरहवा है वहाँ पर क्या किया गया, खुदाई किया गया था। और इसी खुदाई में पिपरहवा में एक अवशेष पाया गया, एक स्तूप पाया गया। उसमें जो है कुछ अवशेष थे। वो अवशेष जो है ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध के दाह अवशेषों का हिस्सा रहा है, जिसमें कुछ हड्डी के टुकड़े मिले हैं, कीमती गहने, सोने के आभूषण, पत्थर, क्रिस्टल के बर्तन भी यहाँ पे प्राप्त हुए थे। उस टाइम पे ब्रिटिश का यहाँ पे शासन हुआ करता था। तब ये जो यहाँ से ये फैमिली जो है जब वापस गई तो उनके साथ साथ में ये जो अवशेष थे, ये स्तूप थे, ये भी उनके साथ में चले गए। और अब जो है इस स्तूप की जो है नीलामी की जा रही है। और इसी नीलामी को रोकने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जो है हांगकांग में स्थित भारत के वाणिज्य दूतावास को एक पत्र लिखा गया है और इसकी नीलामी को रोकने का आग्रह किया गया है तथा वापस जो है इस अवशेषों को भारत भेजने के लिए आग्रह भी किया गया है। तो इसका संबंध कहाँ किससे है, गौतम बुद्ध से है। ये जो पिपरहवा है माना जाता है कि प्राचीन काल में ये कपिल वस्तु का हिस्सा हुआ करता था, जो जहाँ पे जो है गौतम बुद्ध की अपनी प्रारंभिक जीवन इन्होंने बिताई थी। ठीक है, तो ये था इसका कहानी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 13 मई 2025 को भारतीय सेना आतंकियों को सफाया करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो वो हो जाएगा ऑपरेशन केलर। ऑपरेशन केलर की अगर हम बात करें तो 13 मई 2025 को भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर के द्वारा जो है शोपिया जिले, जम्मू कश्मीर का एक स्थान है शोपिया, वहाँ पर जो है केलर ऑपरेशन को चलाया गया है। घने जंगलों में एक उच्च तीव्रता वाले आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन केलर के तहत आतंकवाद विरोधी अभियान को शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि आतंकवादी हमलों को रोकना, लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख आतंकवादियों को निष्क्रिय करना और घाटी में जो आतंकवादी नेटवर्क है उसको समाप्त करना। ठीक है, यानी कि आतंकवादियों को ढूंढ करके उनका एनकाउंटर किया जा सके। भारतीय सेना को 8 मई 2025 को किस नाम से अपना पहला पनडुब्बी रोधी जो है सैलो वाटरक्राफ्ट प्राप्त हुआ है? तो वो हो जाएगा INS अर्नाल। INS अर्नाल जो है ये भारत के आत्मनिर्भर भारत के तहत में जो है एक INS को विकसित किया गया, तो भारतीय सेना को 8 मई को सौंप दिया गया है। ये INS जो है स्वदेश निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है, जिसका नाम INS अर्नाल है। इसको बनाया किसने है? तो इसको बनाया है गार्डन रीच कंपनी ने, जो कहाँ की कंपनी है? तो ये कोलकाता की कंपनी है। और L&T कंपनी इसके द्वारा जो है इस पोत को, इस शिप को बनाया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है यहाँ पे 8 INS बनाने की बात कही गई है, जिसमें से INS अर्नाला जो है ये पहली जो है INS है, पहली INS है। इसका जो लेंथ होगा वो हो जाएगा 77 मीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। और इसका काम है निगरानी करना, उस तटीय क्षेत्र में निगरानी करना, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें इसका जो है पार्टिसिपेट करना, ये सारे काम ये करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में कुछ पूछा जा रहा है, वर्ल्ड लॉ कांग्रेस में वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन के द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? और ऐसा सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय वकील भी होंगे, तो वो हो जाएंगे भुवन रिबू। कौन? भुवन रिबू। अभी जो है वर्ल्ड लॉ कांग्रेस इसकी जो है इसका आयोजन किया गया कहाँ पर? डोमिनिका गणराज्य में, डोमिनिका गणराज्य में वर्ल्ड लॉ कांग्रेस का आयोजन किया गया। ठीक है, 5 मई 2025 को वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन के द्वारा जो है इसी आप बोल सकते हो
वर्ल्ड लॉ कांग्रेस में जो है वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन के द्वारा एक एक अवार्ड दिया गया जिसका नाम है मेडल ऑफ ऑनर। ये मेडल ऑफ ऑनर जो है इससे सम्मानित किया जाता है वैसे लोगों को जो कि कानून या फिर नियम से रिलेटेड जो भी पेशेवर हैं या फिर जो भी काम करने वाले लोग हैं उनको इस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाता है। पहली बार कोई ऐसे भारतीय हैं जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है जिनका नाम है भुवन रिबू। ये काम क्या कर रहे थे कि इनको इस प्रकार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो काम कर रहे थे वो बाल श्रम, तस्करी, बाल विवाह या फिर यौन शोषण जो भी हो रहा था उनसे निपटने के लिए ये काम कर रहे थे। उनके लिए उस काम के लिए जो है इनको सम्मानित किया गया है। इनके द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन को भी बनाया गया है, जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रेन। इस ऑर्गेनाइजेशन को भी यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये एक पुस्तक का नाम है, किसी की आत्मकथा है। आपको बताना है ये किसकी जीवन यात्रा पर आधारित है। तो ये बंडारू दत्तात्रेय, इनकी जीवन की जो है क्या है इस पुस्तक में जिसका नाम है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, इसका विमोचन हुआ है किसके द्वारा। तो ये जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इसका विमोचन किया गया है और इसमें जो जीवन गाथा दिया गया है बंडारू दत्तात्रेय की जीवन गाथा के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया। उनके व्यक्तिगत जीवन, राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन पर यहाँ पर बात कही गई है। ठीक है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीरंदाजी विश्व कप 2025 के दूसरे फेज में भारत किस स्थान पे रहा है। भारत किस स्थान पे रहा ये पूछा जाए तो भारत यहाँ पे दूसरे स्थान पे रहा है। पहले स्थान पे कौन रहा? साउथ कोरिया यहाँ पे पहले स्थान पे रहा। दूसरे स्थान पे रहा है भारत, जिसके पास 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, वर्ल्ड आर्चरी की अगर हम बात करें यहीं पे बताते हैं आपको, विश्व तीरंदाजी 2025 इसको 3 फेजेस में कंडक्ट किया जा रहा है। पहला फेज जिसका आयोजन हो चुका है, कहाँ पे हुआ था? फ्लोरिडा में इसका आयोजन हुआ था। दूसरा इसका जो फेज है उसका आयोजन जो है चाइना में किया गया और जो इसका तीसरा फेज हो जाएगा उसका आयोजन तुर्की में किया जाएगा। ठीक है, अभी आगे जो है तुर्की में इसका आयोजन किया जाएगा। तो जो भी चाइना में दूसरा फेज हो रहा था जिसका आयोजन हुआ है, इसमें जो है भारत की तरफ से 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं, यानी कि कुल 7 मेडल यहाँ पे जीता गया है भारत के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे गोल्ड मेडल में जो है मधुरा का नाम जो है सबसे ज़्यादा फेमस है। वहीं पे अगर ब्रॉन्ज की बात करें तो दीपिका कुमारी का नाम जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे सुर्खियों में चल रहा है। दीपिका कुमारी ये कौन सा मेडल जीती हैं? तो ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं और मधुरा जो हैं ये जीती हैं गोल्ड मेडल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि हाल ही में किस देश में शतरंज को बंद कर दिया गया है। शतरंज खेलने पे बैन लगाया गया है, तो वो देश हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो है वर्ष 2021 से ही तालिबानियों का क्या है शासन यहाँ पे चल रहा है तालिबानों का, और इनके द्वारा जो है इस्लामिक जो कानून होते हैं उनका हवाला देते हुए ये कहा गया कि शतरंज खेलना जो है इनके इस्लामिक कानून के खिलाफ होता है और इसीलिए शतरंज को यहाँ पे बैन कर दिया गया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में यहीं तक और अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डेली यहाँ पे 9 बजे सुबह में करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए।